नमस्ते एवरीवन। आज के टॉपिक में अपने सीखने वाले हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद अपने को क्या-क्या कंप्लायंसेस कर लेना चाहिए। ठीक है? क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद काफ़ी सारा कंप्लायंसेस है जो अपने को करना पड़ता है। यदि उसको नहीं करने पे आपको पेनल्टी देना पड़ता है और आरओसी से जो नोटिसेज़ आते हैं, उसका भी एक परिणाम भुगतना पड़ता है। क्योंकि आरओसी जो है आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करके आपको नोटिस इश्यू कर देती है। तो ये सारी चीज़ें से बचने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें कर लेना चाहिए? आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके समझते हैं। ठीक है? येस, तो ये वीडियो जो है ये हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब कोई भी कंपनी हो यदि वो एमसीए में रजिस्टर्ड है तो उनके लिए एप्लीकेबल है। जैसे आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है, वन पर्सन कंपनी हो सकता है, सेक्शन 8 कंपनी हो सकता है, प्रोड्यूसर कंपनी हो सकता है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बात हो रही है, पब्लिक कंपनी हो सकता है, निजी कंपनी हो सकता है या इंश्योरेंस एनबीएफसी कंपनी या ऐसे बोल लीजिए कोई भी टाइप ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड है एमसीए पे, तो उसको ये सारे जितने भी मैं अभी कंप्लायंसेस बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आपको ये कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। ठीक है? अभी मैं एनुअल कंप्लायंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका एक सेपरेट वीडियो है जो आपको हर साल करना पड़ता है। मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको उस कंप्लायंसेस की बात कर रहा हूँ जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आपको करने पड़ते हैं। ठीक है? अभी क्या है कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद जो अपने को कंप्लायंसेस 2 करने पड़ते हैं, उसको भी मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल बोल करके डिवाइड कर दिया है। ठीक है? अब देखिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद जो एक्सटर्नल कंप्लायंसेज़ होते हैं, एक्सटर्नल कंप्लायंसेज़ का मतलब होता है वैसे कंप्लायंसेज़ जो आपको आरओसी में फाइलिंग करनी पड़ती है। इंटरनल कंप्लायंसेज़ का मतलब है कि जो कंपनी को इन हाउस मतलब ऐसे बोलिए कंपनी को वो सारी चीज़ें बना करके फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर हेड, कंपनी लेटर हेड बना के तो कहीं सबमिट नहीं करती है बट उसका यूज़ होता है। तो कंपनी को ये सारी चीज़ें इंटरनली करके रख लेनी चाहिए, ठीक है? अब समझिए एक्सटर्नल कंप्लायंसेज़ मैंने हेड्स बता के रखा है, मैं इसको डिटेल्स में अभी आपको बताऊँगा। पहले समझिए एक्सटर्नल कंप्लायंसेज़ में होता क्या-क्या है, ठीक है? सेम चीज़ें मैंने आपको बताई है फाइलिंग विथ एमसीए, ठीक है? जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो गया, आईएनसी 20 ए हो गया, आईएनसी 22 हो गया या रिपोर्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। ये 4 चीज़ जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद जनरली अपने को फाइल करना पड़ता है एमसीए में, ठीक है? अब इंटरनल कंप्लायंस की बात करें, इंटरनल कंप्लायंस में क्या होता है कंपनी को एक बोर्ड मीटिंग करना चाहिए विदिन 30 डेज़, ठीक है? क्यों करना चाहिए वो भी अपने डिस्कस में करके समझेंगे, बट ये मैंडेटरी है, ठीक है? जैसे ऑडिटर को अपॉइंट करना, बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए रिज़ोल्यूशन बनाना, ये सारे डिसीज़न जो है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में लेने पड़ते हैं। दूसरा है कंपनी को एक बैंक अकाउंट ओपन करना है। दैट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। स्टेशनरी में क्या-क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें बनाना पड़ता है। लेटर हेड, कंपनी साइन बोर्ड, स्टैम्प ये सारी चीज़ें, इसमें मैंने डिटेल्स में एक वीडियो बना के रखा है कि क्या उसका फॉर्मेट होता है, किस फॉर्मेट में एज़ पर कंपनीज़ एक्ट आपको बनाना चाहिए, ठीक है? इश्यू ऑफ ड्यूली स्टैम्प शेयर सर्टिफिकेट भी इश्यू करना पड़ता है। मिनट बुक और स्टेटस रजिस्टर भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। मैं सभी आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ, सारे मैं डिटेल्स में अभी आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है? मेंटेनेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायर्ड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है? जैसे आपको मान लीजिए ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी ये सारे रजिस्ट्रेशंस एमएसएमई लेने पड़ते हैं। कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फूड का बिज़नेस है तो आपको फसाई रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको करना पड़ता है। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बना के रखा है, आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन या डिजिटल प्रेज़ेंस, मैं इसके फिर से डिटेल में डिस्कशन करूँगा कि जैसे आपका वेबसाइट होना चाहिए, क्या-क्या होना चाहिए। एक आपको उस तरीके से ये सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना पहले डिस्कस करते हैं मैंडेटरी कंप्लायंस जो हमारा पहला टॉपिक था। ठीक है? अब मैंडेटरी कंप्लायंस में हमारा पहले मैंने क्या बोला था आपको बुलेट्स में क्या था अपना अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। अब फर्स्ट ऑडिटर जो होता है वो अपने कौन से सेक्शन में लिखा है भैया, मैं तो ऐसे ही नहीं कि अपने मन से बोल रहा हूँ, मैं सेक्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई प्रोफेशनल देख रहे हो, डायरेक्टर देख रहे हो या कोई मैनेजमेंट ट्रेनी आर्टिकल देख रहे हो इस वीडियो को, उनको ये समझ में आए कि जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो एज़ पर लॉ बोल रहा हूँ। मतलब किसी न किसी लॉ में, एक्ट में और सेक्शन में लिखा हुआ है, इसलिए मैं आकर के आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। इसलिए मैंने सेक्शन भी रखा है ताकि वो आपको यूज़फुल हो सके, यदि आप चाहें तो वो सेक्शन के रेफरेंस में आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज़ एक्ट बोलता है कि सीए इन प्रैक्टिस को विदिन 30 डेज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी उसको एज़ ए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर करना पड़ता है, फर्स्ट ऑडिटर। सेकंड है कन्फर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। देखिए जब आप अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस का। तो जब आप कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस देकर के अपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस को कन्फर्मेशन के लिए आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। उस फॉर्म का नाम है आईएनसी 22, उस फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है? अब रजिस्टर्ड ऑफिस होने का बेनिफिट भी है क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस का ही फ़ोटो उठा करके अपने को सबमिट करना पड़ता है नेक्स्ट फॉर्म के लिए, जिस फॉर्म का नाम है आईएनसी 20 ए। अब ये फॉर्म भी अपने को फाइलिंग करना पड़ता है, ठीक है? आईएनसी 20 ए इस फॉर्म में अपने 2 चीज़ें डालते हैं, एक रजिस्टर्ड ऑफिस का फ़ोटो डालते हैं, डायरेक्टर वहाँ अवेलेबल होना चाहिए और दूसरा बैंक एक स्टेटमेंट जाता है, जिस बैंक के स्टेटमेंट में जो शेयर होल्डर है उसने प्रॉमिस किया है, जिसने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, इंटू उनका जो फेस वैल्यू है, दोनों मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डायरेक्टर से कंपनी बनी है और वही दोनों शेयर होल्डर हैं और ₹1,00,000 पेड अप शेयर कैपिटल है और दोनों 50-50% सब्सक्राइब किए हैं। मतलब 50,000 रुपया का पेड अप उनका हो जाएगा। 5 शेयर शेयर्स बोल दीजिए और 50,000 का उनका पेड अप हो गया। तो 50,000 जो है उनको पे करना पड़ेगा, किसको? कंपनी को, जब कंपनी के बैंक अकाउंट खुल जाएगी और वही स्टेटमेंट जो है आईएनसी 20 ए में फाइल होती है।
सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसका भी टाइमलाइन होता है विदिन 180 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने को फाइल कर लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो इसकी भी वही सेम है, जितनी भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ सबकी पेनल्टी है और एडिशनल फी है। रिपोर्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, ये अगेन उस टाइम में आएगा जब मान लीजिए कि आपके कंपनी में कोई एज ए शेयर होल्डर भी कोई कंपनी आ गया, मतलब कोई कॉर्पोरेट एंटिटी आ गया, देखिए जैसे बॉडी कॉर्पोरेट एज ए इन्वेस्टर है, तो फिर उस केस में आपको इस फॉर्म को फाइल करना पड़ता है, ठीक है। बेन 2 बोल के एक फॉर्म होती है। अभी जो मैंने डिस्कस किया वो मैंडेटरी कंप्लायंसेस का, जो ऊपर मैंने 4 बुलेट दिया था, उस 4 बुलेट को मैंने सेक्शन में डिवाइड करके और डिटेल्स में मैंने आपको चारों के बारे में अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं इंटरनल कंप्लायंसेस, ठीक है। इंटरनल कंप्लायंसेस, देखिए कंप्लायंस वैसा है जो कहीं फाइलिंग तो नहीं होगा बट कंपनी को करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहले मैंने आपको बोला कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कॉल करना है, वो कौन से सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 में लिखा है कि आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विदिन 30 डेज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन करना चाहिए। उस बोर्ड मीटिंग में क्या होता है? उस बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिए जाते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट किए जाते हैं। फॉर्म एमबीपी 1 डायरेक्टर अपना डिस्क्लोज़र देता है, अपना इंटरेस्ट वहाँ पे डिस्क्लोज़ करता है अकॉर्डिंग टू फॉर्म एमबीपी 1, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, कंपनी को क्या करना होता है? अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, ठीक है। वही बैंक अकाउंट मैंने पहले अभी भी आपको बोल दे रहा हूँ, उसी बैंक अकाउंट में शेयर होल्डर्स अपना पैसा डिपॉज़िट करते हैं और उसकी स्टेटमेंट जो है आईएनसी 20 ए में फाइल होती है, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है? स्टेशनरी कंपनी को बनाने पड़ते हैं, जैसे लेटर हेड्स हो गया, कंपनी का साइन बोर्ड हो गया, जिसको आप नेम प्लेट बोलते हैं, या आपको मुहर स्टैम्प वगैरह जो होता है, वो किस टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बोला है, बना के रखा है, फॉर्मेट्स आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फॉर्मेट्स में कोई भी चेंजेज़ मत कीजिएगा, एज़ पर एक्ट होना चाहिए, नहीं तो ह्यूज पेनल्टी आ रहे हैं आजकल आरओसी के इनसे, ठीक है। 4th नंबर पॉइंट है, शेयर सर्टिफिकेट आपको इश्यू करना है जो ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए। ड्यूली स्टैम्प्ड का मतलब होता है कि प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी उस पे पे होना चाहिए, ठीक है? उसका एक स्पेसिफिक रेट है, उस रेट के हिसाब से पे होना चाहिए, ठीक है? अब शेयर सर्टिफिकेट जो होगा वो कौन से फॉर्म में होगा? शेयर सर्टिफिकेट आप बोलेंगे सर हम किसको दें? वही 2 शेयर होल्डर जिनको मैंने बोला है कि जो 50,000 पेड अप उनका वैल्यू है, या 5-5 हज़ार शेयर्स उन्होंने सब्सक्राइब किया है कंपनी बनाने के वक़्त। तो उनको आप शेयर सर्टिफिकेट देंगे विदिन 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है? एसएच-1 शेयर सर्टिफिकेट में उनको दे देंगे, ठीक है? अब वो शेयर सर्टिफिकेट कौन साइन करेगा, क्या है, कैसे होता है, वो 2 डायरेक्टर साइन करता है, शेयर सर्टिफिकेट में क्या डिटेल्स होता है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नॉर्मली क्या होगा, नेम ऑफ शेयर होल्डर्स होगा, शेयर सर्टिफिकेट नंबर होगा, कितने शेयर्स आपने लिए हैं, फ़ोलियो नंबर होगा, उनका डिस्टिंक्टिव नंबर होगा। ये सब कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो एक आपको कोई प्रोफ़ेशनल ही आपको एडवाइस कर सकता है या कर सकता है। यदि आप चाहते हैं कि इस टेक्निकल हेल्प में यदि आपको हमारी नीड है, यू कैन कॉल टू द आवर कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के नीचे, आप उस पे कॉल कर लीजिए और 1 टू 1 सर्विस ले सकते हैं। सारी सर्विसेज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं। ये शेयर सर्टिफिकेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा-सा टेक्निकल है, बिकॉज़ 0.005% जो ट्रांज़ैक्शन वैल्यू होता है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको पे करना पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट, ये शेयर सर्टिफिकेट का वन कॉन्सेप्ट था क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट उनको देना पड़ता है, ठीक है? शेयर सर्टिफिकेट के बारे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता के रखा है, ये आप चाहे तो आप मेरे को मैसेज कर देंगे, मैं ये आपको शीट आपको शेयर कर दूँगा। आप ये शीट चाहते हैं कि पूरी की पूरी शीट सर कैसे मिल पाएगी मुझे? आप हमारे लिंक्डइन, व्हाट्सएप हमारे ग्रुप में रह सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है? विदाउट एनी कॉस्ट। 5th नंबर पॉइंट है अपना मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स बुक एंड स्टैट्यूटरी रजिस्टर। देखिए मिनट्स बुक जो होता है वो आपको मेंटेन करना पड़ता है। एज़ पर सेक्शन 88 एंड 170 ऑफ द कंपनीज एक्ट, a company must maintain a register of members, register of directors, ठीक है? कंपनी ऑल्सो मेंटेन मिनट्स ऑफ ऑल द बोर्ड मीटिंग। देखिए मिनट्स आपको मेंटेन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी बोर्ड मीटिंग में डिसीजंस लिए गए हैं वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए और उसका फाइनली सिग्नेचर जो है वो एक चेयरमैन करता है, ठीक है? रजिस्टर्स में किसके नाम होगा? रजिस्टर में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स के नाम होगा। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर आप समझ रहे हैं, इटसेल्फ मतलब आप नाम से ही समझ रहे हैं, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर्स के नाम होंगे। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स के नाम होंगे। रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर हो गया, शेयर होल्डिंग हो गया, चार्जेज हो गया, ये सारे आपको कंबाइंड एक इस मोटा सा एक रजिस्टर आता है, कंबाइंड रजिस्टर बोल के, वो आप परचेज़ कर लेंगे, उसमें सारे रजिस्टर्स हो जाएँगे। यदि ये मिनट्स और रजिस्टर वगैरह आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई प्रोफेशनल नीड या कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, डेफिनिटली वी विल हेल्प यू, ठीक है? बट ये सारे कंप्लायंसेस प्लीज़ कर लीजिएगा, कभी भी आरओ से इंस्पेक्शन कर दिया या कुछ वैसा हो गया, ह्यूज पेनल्टी है, ठीक है? वन ऑफ द थिंग्स इज़ ऑलवेज़ कोटेशन में हम लोग बोलते हैं कि इफ यू थिंक कि कंप्लायंसेस इज़ कॉस्टली देन ट्राई नॉन कंप्लायंस, मतलब कहने का सेंस ये है कि आपको लगता है कि आज कंप्लायंस में यदि आप कुछ भी अमाउंट पे कर रहे हैं किसी प्रोफेशनल को, वो आपको ज़्यादा लग रहा है, तो नॉन कंप्लायंस में उसका आप 10 टाइम्स, 20 टाइम्स आपको पे करना पड़ता है, सिंपली। मेंटेनेंस ऑफ बुक कीपिंग में क्या होता है, बिकॉज़ अपने को बुक कीपिंग मेंटेन करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट और जीएसटी कंप्लायंसेस, ये सारी चीज़ें के लिए, या आईटीआर फाइलिंग के लिए। देखिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है? बुक कीपिंग अकाउंटिंग वही हो गया एक सॉफ्टवेयर में, जैसे अपने को क्या सेल हो रहा है, क्या परचेज़ हो रहा है, क्या पेमेंट हो रहा है, क्या रिसीट हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कहीं न कहीं रिकॉर्ड करेंगे, उसी को बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इट्स मैंडेटरी बिकॉज़ ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑल द कंप्लायंसेस कैन बी डन एंड कंप्लीटेड, जैसे आरओसी कंप्लायंसेस, आईटीआर कंप्लायंसेस, जीएसटी कंप्लायंसेस, ये ऑडिट होती है, ठीक है? वही जो मैंने आपको बोला, जो भी मनी रिसीव्ड हुआ, एक्सपेंड हुआ, उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं, परचेज़, सेल, ये सारा चीज़।
वाउचिंग हो गया, जैसे जो भी वाउचर आपके पास आता है सेल परचेज का, वो सारे आप मेंटेन करके रखिए। 7 नंबर पॉइंट है लीगल डॉक्यूमेंटेशन। देखिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन ऑप्शनल है, ये एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वाला चीज़ है, मतलब आपको ज़रूरत है तो कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एम्प्लॉयी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं कि भैया आपको 1 साल तक रहना है, या 1 साल हमारी कंपनी में, या 3 साल हमारी कंपनी में काम करने के बाद हमारा कोई कंपीटिंग कंपनी में आप काम नहीं करेंगे साल भर तक। तो वो सारे क्लॉज़ेज़ के लिए या उस टाइप के एग्रीमेंट के लिए तो आपको एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना पड़ता है। फॉर दैट ऑल्सो इफ यू नीड हेल्प, वी आर हियर फॉर यू। एम्प्लॉयी कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फ्रेंचाइज़ी एग्रीमेंट, लीगल नोटिस, एमओयू, फ्रीलांसर एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, कंसल्टेंसी एग्रीमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, वेंडर्स एग्रीमेंट, डिस्क्लेमर क्लॉज, प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स ऑफ सर्विस, ये ऑल काइंड्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंटेशन वी प्रोवाइड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, जो हमारे क्लाइंट्स है। ओके। 8 नंबर पॉइंट अगेन आई एम डिस्कसिंग रिक्वायर्ड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन आफ्टर कंपनी इनकॉर्पोरेशन। देखिए कंपनी रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ना आपको एक कंपनी रजिस्ट्रेशन बनती है, तो आपको पैन नंबर, टैन नंबर, ये सब चीज़ दे दिया जाता है, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल मिल जाता है। देयर आफ्टर आपको कुछ अदर लाइसेंसेज जो आपको रिक्वायर्ड पड़ते हैं, जैसे आप जिस स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं अपना कंपनी या बिजनेस चला रहे हैं, उस स्टेट का आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। यदि आप वॉलंटरली आप चाहते हैं तो आप जीएसटी भी ले सकते हैं। कुछ स्टेट्स में क्राइटेरिया है, यदि आप गुड्स में डील करते हैं, टर्नओवर यदि 40 लाख से अबव है, तो आपको वहाँ पे मैंडेटरी हो जाती है, और सर्विस है तो 20 लाख से अबव, जो भी है, तो आप जीएसटी भी लेनी पड़ती है। वॉलंटरली भी आप ले सकते हैं एज़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम दिल्ली और दिल्ली में ही लिया जाता है। आईएसओ आप करा सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी सर्टिफिकेट होता है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, फूड का कोई भी आपका बिज़नेस है, तो आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, फसाई बोलते हैं, ठीक है? ट्रेडमार्क आप ले सकते हैं, प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द बिज़नेस रिक्वायरमेंट, स्टार्टअप भी आप ले सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये सब रिक्वायर्ड और लाइसेंसेस है। जैसे मान लीजिए आप यदि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं, तो फिर आईसी कोड लीजिए, अदरवाइज़ आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसकी। 9th और मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी आज के टाइम में है ऑनलाइन या डिजिटल प्रेजेंस। ये ऑप्शनल है, बट आपको करना चाहिए कंपनी की एक ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, ठीक है? जैसे वेबसाइट हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, सोशल मीडिया प्रेजेंस हो गया, एसईओ, सीआरएम डेवलपमेंट, यूट्यूब वीडियो प्रमोशंस, ब्लॉग्स, ये सारी चीज़ें क्या है कि आपको ऑनलाइन प्रेजेंस कंपनी का आता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जान पाएँ। यदि आपको इसमें भी नीड चाहिए या हेल्प चाहिए, तो हमारी एक टीम है जो हमारी सारी काम करती है, मैं उनका नंबर दे दूँगा, यू कैन कॉन्टैक्ट विद देम डायरेक्टली, और उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में मैंने आपको सारा चीज़ क्या कवर किया, मैंने आज आपको कवर किया एक्सटर्नल और इंटरनल कंप्लायंस, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आपको करनी चाहिए थी। उसमें भी मैंने आपको एक्सटर्नल में बताया कि जो-जो आरओसी में फाइलिंग होती है, वो 4 टाइप के होते हैं। मैंने उसका प्रॉपर डिस्कशन किया है कि चारों का सेक्शन कौन से सेक्शन में ये बातें लिखी गई है, ताकि आपको ये विश्वास हो कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ, वो 100 नहीं 200% ट्रू है। आप खुद भी जाके उसको रीड करके फैक्ट के बेसिस पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप सेक्शन के अकॉर्डिंग में उसको देख कर के समझ सकते हैं। इंटरनल कंप्लायंस है, जो कंप्लायंस आपको करनी चाहिए थी, वो आपको इंटरनली करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछिए मेरे से, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। जल्द से जल्द आपको हर कमेंट का आप देखेंगे हमारे वीडियो में लगभग सारे कमेंट्स का रिप्लाई आपको मिल जाता है। कहीं से भी कोई भी कमेंट ऐसा नहीं छूटता है जो रेलेवेंट हो और जिसकी मैंने रिप्लाई नहीं की हो। ठीक है? तो प्लीज़ काइंडली आप सपोर्ट कीजिए। आपको कोई भी टॉपिक पे ऐसा लगता है कि वीडियो चाहिए कंपनी लॉ के रिलेटेड और एज़ अ टैक्सेशन या लीगल, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। उस टॉपिक पे यदि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगा तो विल कम विद द सेपरेट वीडियो फॉर दैट। ओके, सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।